देखो बेटा, सुनिए ध्यान से। पहले शुरू के सेगमेंट में हम लोग जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे पढ़ते आ रहे हैं पहले, वैसे पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक। नोट मत करिए कुछ भी। नोट्स हैं वो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए केवल। थोड़ा बहुत करना है तो आप कर भी सकते हैं, जो शॉर्ट नोट्स टाइप के बनेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? अनस्टेबल न्यूक्लियाइज का टाइम के साथ खत्म हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है। कहीं पर सैंपल एक रखा हुआ है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। ये क्या है? न्यूक्लियाई। और ये सब अनस्टेबल हैं। ये कैसे हैं? अनस्टेबल। ठीक है। कैसे हैं? अनस्टेबल। तो ये टाइम के साथ खत्म होंगे। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जी मतलब डिसअपियर हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब वो किसी दूसरे स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरे स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के इनकी पॉपुलेशन टाइम के साथ खत्म होगी। ठीक। और टी इक्वल टू जीरो पर इनका जो नंबर है दैट इज एन नॉट। इनका जो नंबर है दैट इज एन नॉट। तो ये देखा गया टाइम के साथ कि किसी टाइम टी पर जब इनकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, एन ऑफ टी, कितनी हो गई? एन ऑफ टी। तो इनके डिक्रीज होने की जो रेट है, डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी, it is directly proportional to number of nuclei present in the sample। ये n of t क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। हाँ बेटा। ना ना, पहले कितने थे इस पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर किसी टाइम टी पर तुम्हें dn बाई डी टी देखना है तो वो उस टाइम पर कितने सैंपल में न्यूक्लियाई हैं, बचे हुए हैं, उसकी पॉपुलेशन पे करेगा। तो इससे एक आइडिया तो लग ही गया कि dn बाई डी टी सबसे ज्यादा कब होगी? स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज। पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। तो dn बाई डी टी भी आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है। रख दो दीदी, आप रख दो, रख दो नहीं। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाया यहां से तो एक कांस्टेंट बाहर आया। इस कांस्टेंट को नाम दिया माइनस लैम्डा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये घट रहा है टाइम के साथ, इनटू एन ऑफ टी। इस लैम्डा का नाम दिया गया डी के कांस्टेंट। डी के कांस्टेंट। और ये हर न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होता है। हर न्यूक्लियाई मतलब हर सैंपल के लिए अलग अलग होता है। जैसे इस सैंपल में मान लो कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के हजारों न्यूक्लियाई है। मान लो C14 है या रेडियम है, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। मान लो हजार अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं लेकिन वो सभी किसी के हैं? रेडियम के। ठीक। तो रेडियम का अपना एक डीके कांस्टेंट होगा, C14 का अपना होगा। ठीक है। तो ये लेमडा डीके कांस्टेंट है, हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। इधर से जब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो एन ऑफ टी को इधर ले आएंगे। एन ऑफ टी इधर आ गया, माइनस लेमडा इंटू डी टी बना। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जीरो से टी, और ये एन नॉट से एन ऑफ टी। तो ये इंटीग्रेशन कर लेंगे आप, ये लॉग में आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग। यस और नो? तो ये बन जाएगा आपका ln
यहां से जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ln n ऑफ टी डिवाइडेड बाई n नॉट माइनस लैम्डा टी, n ऑफ टी इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला क्या आ गया? किसी टाइम पर उस सैंपल में कितने न्यूक्लियाई बचे रह गए, किसी टाइम पर उस सैंपल में कितने न्यूक्लियाई बचे रह गए। टी इक्वल टू 0 पर कितने थे? एन नॉट। इसी टाइम टी पर कितने बचे रह गए? एन ऑफ टी। लैम्डा क्या है? डी के कॉन्स्टेंट। तो कई न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे आपको जेईई मेंस में, जिसमें आपको एक सैंपल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस, डी के कांस्टेंट इज दिस, फाइंड आउट द टाइम व्हेन रिमेनिंग न्यूक्लियाई एन ऑफ टी इज दिस। तो या तो ये देके टाइम पूछ लेगा या टाइम देके ये पूछ लेगा कि कितने परसेंट बचा रह गया। कई बार ऐसे कहता है कि फाइंड द टाइम इन विच 25% ऑफ द सैंपल इज डिकेड या 25% ऑफ द सैंपल इज रिमेनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? एन ऑफ टी जो है 25% इज रिमेनिंग, मतलब एन नॉट बाई 4। एन ऑफ टी इज एन नॉट बाई 4। तो वो इस इक्वेशन में रख के आप यहां से क्या निकाल लेंगे? टी। ठीक है, ये क्लियर है आपको? फिर एक टर्म आता है इसमें, हाफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ बाय डेफिनेशन किसको कहेंगे? ऐसा टाइम जिसमें हाफ लाइफ ऑफ ए सैंपल, मतलब वो टाइम जिसमें सैंपल अपनी इनिशियल पॉपुलेशन का क्या हो जाए? 50%। क्या हो जाए? 50%। तो यहाँ एन ऑफ टी की जगह क्या रख देंगे? एन नॉट बाई 2, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो गया? आधा। तो जब सॉल्व करेंगे तो टी हाफ निकल के आएगा ln 2 बाई लैम्डा। पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में आप? ये अभी पढ़ रखी है आपने कि नहीं? नहीं पढ़ा? अभी पढ़ेंगे आप, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ln 2 बाई लैम्डा। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हाफ लाइफ आपको सैंपल की दे दी जाएगी, लैम्डा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और फिर लैम्डा पता चल गया तो यहां से किसी टाइम टी पर एन ऑफ टी पता चल जाएगा। ठीक, फिर एक और चीज पूछता है कि मान लो एन नॉट है, एक हाफ लाइफ के बाद पॉपुलेशन कितनी बची रह गई? एन नॉट बाई 2। फिर एक और हाफ लाइफ निकली, दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचा रह जाएगा? एन नॉट बाई 4। तीन हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 8। तो अगर एन हाफ लाइफ के बाद पूछा जाए तो जो सैंपल में पॉपुलेशन बचेगी वो कितनी होगी? एन नॉट 2 की पावर n। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एक सैंपल की पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ। 2 की कहां पे? ये 0.693 ln 2 की वैल्यू, ln 2 की वैल्यू है, लॉगरिथमिक ऑफ 2 बेस ई, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, कई बार ऐसा न्यूमेरिकल फ्रेम कर देता है कि आपसे कहेगा कि इनिशियल पॉपुलेशन एन नॉट है, डी के कांस्टेंट लैम्डा है, तो बताओ टी टाइम के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? ठीक है, टी टाइम के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? तो एक तो मन करता है कि फिर हम ये लगा दें, एन ऑफ टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन आप ये लगाने से पहले थोड़ा चेक कर लिया करो कि अगर लैम्डा दे रखा है, मान लो ये है आपकी 20 सेकेंड, ठीक, लैम्डा दिया है आपने, आप पहले थोड़ा सा टी हाफ कैलकुलेट कर लिया करो। 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा,
कई बार क्या होता है, ये वैल्यू आ गई मान लो 4 सेकेंड, कितनी आ गई 4 सेकेंड, तो जो ये गिवन टाइम है वो इस हाफ लाइफ का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है। क्या आ जाता है? इंटीग्रल मल्टीपल। देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू टी, ऐसे लिख सकते हैं? यानी कि कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी है? 5। एग्जैक्टली कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी है? 5। तो 5 हाफ लाइफ के बाद जो पॉपुलेशन मिलेगी वो कितनी आएगी? n0/2 की पावर 5। ठीक है। हाँ, अगर इंटीजर ना बने तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें, अगर इंटीजर ना बने तो। लेकिन अगर हाफ लाइफ निकाला और वो गिवन टाइम का क्या आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल, तो फिर डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर ले, एन ऑफ टी। इज दैट क्लियर? बोलो, हाफ लाइफ क्लियर है? अब एक और फॉर्मूला आता है जेई मेंस में इसमें, दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल। एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल, ये क्या होती है एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल? ऑन एन एवरेज, देखो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल? जैसे न्यूक्लियाई भरे पड़े हैं एक सैंपल में और वो टाइम के साथ खत्म हो रहे हैं, लेकिन कौन सा वाला पहले खत्म होगा ये तो नहीं पता। यस और नो? कौन सा वाला न्यूक्लियाई सबसे पहले खत्म होगा और कौन सा वाला सबसे लास्ट में खत्म होगा, ये कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है। एक न्यूक्लियाई t = 0 पे ही खत्म हो गया, दूसरा वाला 10 सेकेंड बाद खत्म हुआ, तीसरा वाला 50 सेकेंड बाद खत्म हुआ, चौथा वाला 1 सेकेंड बाद खत्म हुआ। अच्छा, अगर सारे ही इंफिनिटी पे खत्म होते तो हम सैंपल की हाफ लाइफ क्या कह सकते थे? आप समझ रहे हो एवरेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज हेयर? कि उस सैंपल में जो न्यूक्लियाई हैं वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब आप ये कहो कि सर आपने ये लिखाई है एन ऑफ टी इज इक्वल टू n0 e⁻⁻ तो सर ये सैंपल की लाइफ मतलब जब ये 0 हो जाए, लोग ऐसे सोचते हैं, जब ये क्या हो जाए 0, एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल। जो इसका मतलब ये समझ जाता है वो गलत आंसर लिखता है। फिर एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल मतलब जितनी देर में सैंपल खत्म हो जाए, तो फिर तो थियोरेटिकली वो t = कितने पे होना चाहिए? इंफिनिटी पे। तो क्या सैंपल की लाइफ इंफिनिटी है? नो। जैसे मैं कहूं इस क्लास में एवरेज हाइट क्या है बच्चों की, बताओ? तो दिव्यांशु की सबसे ज्यादा हाइट है, तो क्या हम दिव्यांशु की हाइट को एवरेज हाइट कह देंगे? नहीं। समझ में आ रही है बात आपको? हम कैसे निकालते हैं एवरेज हाइट? सभी की हाइट का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे ही जब किसी सैंपल में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, ये जिया 1 सेकेंड, ये जिया 2 सेकेंड, ये जिया 3, ये जिया 3, ये 4, और ऐसे ऐसे कोई एक इंफिनिटी तक जिया, तो क्या इसका मतलब सैंपल की एवरेज लाइफ इंफिनिटी है? नो। हमें क्या निकालना पड़ेगा? सभी की लाइफ का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है। अब बुक्स में कभी कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, बुक्स में डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है 1/λ। 1/λ, टाउ एवरेज इज इक्वल टू 1/λ। ठीक, समझ में आ गई बात? और इसका रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। टी हाफ और टाउ एवरेज में क्या रिलेशन आएगा बताइए? टी हाफ एंड टाउ एवरेज में क्या रिलेशन आएगा? टी हाफ किसके इक्वल है आपका? ln2/λ के। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बनाना चाहूं
तो क्या लिखूंगा, टाउ एवरेज इंटू एल एन टू, ये रिलेशन है। ठीक, तो पहले तो हमने करेक्ट मीनिंग समझा एवरेज लाइफ का क्या है। अब आप निकाल सकते हैं एवरेज लाइफ, बताओ कैसे निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज लाइफ, कैन वी डिराइव दिस, 1/λ कैसे आया, करो ये एडवांस के लिए है। कैसे आए 1/λ, पहले तो करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए आपको, कैसे करें बताइए। सोचो। मैंने ये बता दिया कि एवरेज लाइफ का मीनिंग क्या है, सभी की लाइफ का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बताओ कैसे करेंगे। देखो, कोई भी टॉपिक जब आपका चलता है, इन स्टेजेस में खत्म होना चाहिए वो, आइडियली साइंस का कोई भी टॉपिक। कंपटीशन में जनरली हम ये दो स्टेप लगाते हैं बस, इंफॉर्मेशन एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसीलिए कई बार थोड़ा सा नीरस लगता है हमें, नीरस मतलब हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको बता दिए जाते हैं, फिर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की खूब प्रैक्टिस कराई जाती है आपको, और फिर आपसे कहा जाता है सॉल्व करो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक, ये वाली स्टेज मिस कर देते हैं हम लोग, जिससे हमारी जो इंटरेस्ट है वो किल हो जाता है, क्यूरियोसिटी किल हो जाती है। और बिना क्यूरियोसिटी के भी आप लोग पढ़ इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए इमोशनल क्रेविंग है बहुत ज्यादा, कि आपको आईआईटी करना है, ये करना है, वो करना है, समझ लो। पहले स्टेप की जरूरत इसीलिए महसूस नहीं होती क्योंकि या तो डर है बच्चों को, या लालच है, या दबाव है कि ये करना ही करना है। अगर सब डर लालच दबाव हटा दिए जाएं तो पहले स्टेप की जरूरत महसूस होने लग जाएगी कि चीजें कैसे बनी, क्यों बनी, क्या क्या और पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया। ठीक, और वो स्टेप से जो पढ़ने लगता है वो नीचे भी आएगा, और फिर वो मजे मजे में आएगा, उसको कोई डर प्रेशर लालच महसूस करने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है वो इतना पढ़ने लग जाए वो सब भूल जाए, तो उसे लगेगा कि वो कुछ नया खोज सकता है, कुछ नया कर सकता है, कुछ नई चीजें पता कर सकता है। ठीक, तो आपके ऊपर है, आप जिस भी तरीके से पढ़ना चाहें निकालिए, कैसे करेंगे बताइए। हाँ, ये बताएंगे अभी, किसी टॉपिक को फिर से पढ़ाऊंगा मैं कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आप थ्योरेटिकली भी सोच के ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर जाके चीजें ढूंढ सकते हैं। चीजें वही दिखाई देती हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। जैसे आपको शर्ट सिलवाने जाना है, तब आपको बाजार में टेलर की दुकान दिखाई देगी, आप रेंडमली घूम रहे होंगे, हो सकता है टेलर की दुकान दिखाई ही ना दे। ऑब्जर्वेशन वही इंसान कर पाता है जो एक सर्टेन क्यूरियोसिटी के साथ घूमता है, तब हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग आनी चाहिए आपके दिमाग में, विल सी। बताइए जल्दी, डिराइव किया आपने, कैसे करेंगे बताइए। एवरेज लेना है सिंपली, सोचिए। एन नॉट है टी इक्वल टू 0 पर, इसी टाइम टी पर सैंपल में एन ऑफ टी है,
और अगले dt टाइम में, अगले dt टाइम में, देखो इधर सभी लोग, देखो सुनो ध्यान से, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं मैं आपको। t टाइम पर n ऑफ t बचे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि n ऑफ t ये जो बचे रह गए, इन सभी की लाइफ कितनी है अभी तक? t तो है ना, ये सुनो, क्योंकि t टाइम तक जिंदा है। अब नेक्स्ट dt टाइम में मान लो इसमें से कितने मर गए? dn, कितने मर गए? dn। और अब कितने बचे रह गए? n ऑफ t माइनस dn। तो ये जो मर गए, इनकी लाइफ कितनी कही जाएगी? t। इनकी लाइफ कितनी कही जाएगी? t। ये जो dn थे वो कितने टाइम तक जिंदा थे? t तक। इन dn में ये जितने भी हैं, 1 2 डॉट 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 डॉट, कितने हैं ये dn? कितने हैं? सभी की लाइफ कितनी है? t। और एवरेज कैसे निकाल रहे हैं हम? एवरेज, एवरेज लाइफ, सभी की लाइफ का सम, सभी की लाइफ का सम। तो ये dn जो न्यूक्लियाई थे, इनकी लाइफ का सम कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? t इंटू dn। क्या ये बात समझ आ गई आपको? बोलो। एक की है टी, दो की है 2t, तीन की है 3t, तो dn की कितनी होगी? t इंटू dn। तो ये तो इस एन नॉट में से ये dn गया, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे dn रहे होंगे इस पूरे सैंपल में। बहुत सारे छोटे छोटे सैंपल स्पेस अगर हम मान लें, dn1, dn2, dn3, ये t1 टाइम में खत्म हो गए सारे, ये t2 टाइम में खत्म हो गए सारे, ये t3 टाइम में खत्म हो गए सारे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, t1 dn1, t2 dn2, डॉट डॉट डॉट, इंफिनिटी तक? क्योंकि सैंपल स्पेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। यस और नो? बोलो। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ सैंपल। यस और नो? इसको क्या लिखेंगे ऊपर वाली चीज को? बताइए, ऊपर वाली चीज को क्या लिखेंगे? अरे ये चीज क्या है मैथमेटिक्स में, इसको क्या लिखते हैं? इस चीज को क्या लिखते हैं? वेरी स्मॉल एलिमेंट का सम। इंटीग्रेशन, अगर बहुत छोटी छोटी चीजों को ऐड कर रहे हैं और वो कहां तक जा रही हैं? इंफिनिटी तक, तो उसको क्या लिखते हैं हम? इंटीग्रेशन टी dn डिवाइडेड बाई एन नॉट। और ये टी कहां से कहां जाएगा? 0 से। अब dn क्या लिखें? तो वी नो दैट dn बाई dt इज इक्वल टू, क्या है dn बाई dt? माइनस लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, कितना आएगा? 0 से इंफिनिटी, एन नॉट से एन नॉट कट गया, माइनस लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा टी डी टी, और ये मल्टीप्लाइड बाई टी, ये बन गया। अब इसको इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है ये? टी इंटू दिस होल टर्म, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई, समझ आ रही बात? दिस इंटीग्रेशन आफ्टर सॉल्विंग विल गिव यू 1 by, is that clear fully? So from here this comes average life of the sample। अब ये कौन सी एनालिसिस है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आप मैथमेटिकली थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हो। dn by dt इसको क्या बोलते हैं? n ऑफ t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव लॉ, रेडियो एक्टिव लॉ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ।
ये किसी ने दिया होगा, साइंटिस्ट ने, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो वहां से अब ये सब चीज किसने की? उसने नहीं की, किसी और ने की, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी थी। उसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ये डेटा दिया। इज दैट क्लियर? बोलो। सो ये आपका ऑफिशियली खत्म होता है, इतना है आपके सिलेबस में। सीबीएसई में ये टॉपिक हट चुका है, रेडियो एक्टिविटी, लेकिन मेंस में और एडवांस में आपका पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब बात ये आई कि घटता कैसे है। आप समझ लो वो न्यूक्लियाई के साथ आखिर होता क्या है। ठीक। तो ये जो डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, ये तीन तरह के बताए गए। अल्फा, बीटा, गामा। बीटा भी दो तरह का बताया गया, पॉजिटिव बीटा एंड नेगेटिव बीटा। पॉजिटिव बीटा एंड नेगेटिव बीटा। अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके, मान लो ये न्यूक्लियाई है ए एक्स जेड, ये क्या है? न्यूक्लियाई। और ये कैसा है? अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव। तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को। हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2He4++। तो जब ये ए एक्स जेड अल्फा पार्टिकल निकालता है तो ये बनता है A-4 X Z-2 प्लस 2He4++। ये इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन किसकी है? आपकी अल्फा डीके की। कभी भी अगर आपको एक न्यूक्लियाई दे दिया जाए और कहा जाए अल्फा डीके कराओ, क्या डीके कराओ? अल्फा डीके। तो ए को कितने से घटा देना है? 4 से। जेड को कितने से घटाना है? 2 से। और ये हीलियम न्यूक्लियस लिख देना है। इज दैट क्लियर? बोलो। इसमें ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, जो वो किसी भी तरीके के डीके में एरो के लेफ्ट और एरो के राइट में तीन चीजें बैलेंस करानी है आपको। क्या क्या? मास नंबर, ए लेफ्ट शुड बी इक्वल टू ए राइट। मास नंबर, यहाँ कितना है? ए। यहाँ कितना है? A-4 प्लस कितना आया? ए। एटॉमिक नंबर, चार्ज, चार्ज कितना है? यहाँ Z, Z-2 एंड 2 कितना आ गया? बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस, मास नंबर बैलेंस। याद रखना, मास नहीं कह रहा हूं, मास नंबर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मास। सर मास नहीं रहेगा कंजर्व, कोई जरूरी नहीं है। मास कंजर्व नहीं रहता। क्या कंजर्व रहता है? एनर्जी प्लस मास। एनर्जी प्लस, ये हो सकता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से क्या हो? ज्यादा। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से क्या हो? ज्यादा। अगर रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास क्या है? कम, तो सर ये मास कहाँ गया? ये मास इस रिएक्शन में एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होता है। उसको इस रिएक्शन की क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? कि उस रिएक्शन के दौरान अगर कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है तो उस मास की इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। तो जब अल्फा डीके होता है, क्या होता है? अल्फा डीके, तो ये देखा गया है कि इसका मास mx इज ग्रेटर देन m, ये y मान लो, ये नया बन गया।
My प्लस M अल्फा। X का मास Y और अल्फा के मास से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, कुछ मास कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, एनर्जी में। तो वो एनर्जी Q किसके इक्वल आएगी, mx माइनस my प्लस m अल्फा इंटू सी स्क्वायर। याद है आपको, एनर्जी मास कंजर्वेशन, एनर्जी मास कंजर्वेशन। तो अल्फा डीके जो है आपकी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है, अब एक वर्ड समझो, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब जो अपने आप हो जाए, उसके लिए बाहर से एनर्जी देनी ना पड़े, समझे। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अगर वो न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़े तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर अपने आप कोई रिएक्शन हो रही है बिना बाहर से एनर्जी लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे अल्फा डीके जो है वो कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें न्यूक्लियाई अपने आप अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालता है, सो दैट ये एक स्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना पाए। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है अल्फा डीके की। ठीक है, इज दैट क्लियर, बोलो। देन दूसरा आपका इसमें आता है बीटा डीके। नेक्स्ट देखिए, ये हटा दें, हटा दें। आप देखो, हीलियम का, हीलियम की कहा, अपने नेबर से तो ज्यादा ही थी वो, अपने नेबर के कंपैरिजन में क्या थी, ज्यादा। आप ये कह रहे हो दो मिल के फ्यूज होके बड़ा क्यों नहीं बना रहे हैं, दो फ्यूज होके बड़ा बना लेने चाहिए, यही तो कह रहे हैं, या टूटने की कह रहे हैं। देखो, हमेशा हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टूटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई चीज टूटेगी या जुड़ेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, अल्टीमेटली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़नी चाहिए। अब कर्व में अगर आप ध्यान से देखें, वो कर्व इस तरीके से था कुछ, वो कर्व इस तरीके से था कुछ। तो इधर वाले जो न्यूक्लियन न्यूक्लियाई होंगे, जो स्टेबल नहीं होंगे, वो बड़ी जल्दी आपस में पहले जुड़ के क्या बनाएंगे, इधर का न्यूक्लियाई। और इधर वाले जो होंगे वो टूट कर क्या बनाएंगे, छोटे वाले न्यूक्लियाई। तो कौन से फ्यूजन में यूज होंगे, कौन से फिजन में यूज होंगे, वो ये कर्व डिसाइड करता है। इज दैट क्लियर, समझे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज कॉल्ड, ये कहां से पूरा प्लेन ऑल ये रहा, बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है, दो तरह का बताया लोगों ने, एक तो नेगेटिव बीटा डीके और एक पॉजिटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके का मतलब क्या है, याद है आपको, मैंने कहा था शुरुआत में कि जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनमें एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड। और जो बड़े न्यूक्लियाई हैं उनमें एन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जेड। तो कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस अपने अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कन्वर्ट करता है एक दूसरे में, ताकि वो इस कंडीशन को क्या कर पाए, ऑबे। तो जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पर एक तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रही होती है, एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोटॉन में। तो जब ऐसा होता है तो इस न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, कुछ पार्टिकल्स। और कौन कराता है ये, कौन न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तोड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं है, उनका काम तो जोड़ के रखना था।
यहां इन्वेंट हुआ या डिस्कवर हुआ चौथा फंडामेंटल फोर्स, जिसको नाम दिया गया वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, लेकिन ये कैसे हैं? वीक हैं। ठीक। और वो इस न्यूट्रॉन इन रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटता है तो यहां पर दो पार्टिकल और निकलते हैं। एक तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और साथ ही साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी वर्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन घट रहे हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए अच्छी नहीं है रिएक्शन, न्यूट्रॉन को खत्म कर रही है। तो इस पार्टिकल का नाम जड़ दिया एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन। और ये क्या है? न्यूट्रॉन। तो अगर मान लीजिए मुझे एक न्यूक्लियाई दिया है AXZ, और मैं कह रहा हूं नेगेटिव बीटा डीके हुआ। क्या हुआ? नेगेटिव बीटा डीके। तो आप कैसे लिखेंगे? ए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? क्या ए पर कोई फर्क पड़ा? ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जेड कितना हो गया? +1। AYZ+1। यस और नो? नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो सेम ही रहे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम तो सेम ही रहा। और यहां पर फिर आप क्या लिख देंगे? E- ++1। ये नेगेटिव बीटा डीके की इक्वेशन है। ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, एलिमेंट नहीं, पार्टिकल्स। ठीक है। और ये कब निकलते हैं? जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। ठीक है। न्यूट्रल होते हैं ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल। वेरी स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास, ऑलमोस्ट वी कैन से जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है। देन पॉजिटिव बीटा डीके, जब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा? न्यूट्रॉन में। उस केस में क्या क्या निकलेंगे? दो पार्टिकल और निकलते हैं। एक स्पेशल पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की क्या बात है खास? मास इसका है इलेक्ट्रॉन के ही बराबर, पॉजिट्रॉन का। ठीक है। चार्ज लेकिन अपोजिट है, प्रोटॉन के इक्वल है, लेकिन मास किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो इस पार्टिकल का नाम दिया पॉजिट्रॉन। और साथ ही साथ सिंस इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन बन रहे हैं, तो एक और पार्टिकल बाहर निकलता है जिसका नाम दिया न्यूट्रिनो। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिनो किस डीके में बनते हैं, एंटी न्यूट्रिनो किस डीके में बनते हैं, पॉजिट्रॉन किस डीके में बनते हैं, पॉजिट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है, मास चार्ज, ये पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये क्यों होते हैं समझ आ गया आपको? टू गेन द स्टेबिलिटी इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है। हाँ, इसमें एनर्जी निकलती है बिल्कुल, दोनों में एनर्जी निकलेगी। तीसरा, हाँ, पॉजिटिव बीटा डीके में क्या कह रहे हो? पॉजिटिव बीटा डीके में देखो बेटा, आप ये कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होगी? सोचो, ध्यान से देखिए। जब भी हायर मास से लोअर मास बनेगा, वो प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों प्रोसेस ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस नहीं है। कौन करा रहा है इनको? वीक न्यूक्लियर फोर्स।
तो यहां जो एनर्जी निकलती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के इंटरेक्शन की वजह से निकलती है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं न्यूक्लियस के बाहर एक बार एक रीजन सर्जन आया, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टेस्ट सीरीज में, बोला इनसाइड द न्यूक्लियस बोथ द रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, मतलब हमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स उन्हें करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर अगर हम किसी फ्री न्यूट्रॉन को रख दें, न्यूक्लियर फोर्स नहीं है अब वहां पर, वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, तो क्या ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा? ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियस के अंदर कौन करा रहा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बाहर रख दिया, कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, एक न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में रख दिया, एक प्रोटॉन फ्री स्टेट में रख दिया। अब कौन सी रिएक्शन होगी अपने आप? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होगी? पहले वाली। न्यूट्रॉन कभी भी फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं होते। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है एक लाइन, न्यूट्रॉन आर नॉट स्टेबल इन फ्री स्टेट। आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि दिस इज इन स्टेबल स्टेट, ये रहा न्यूट्रॉन, वो अपने आप ही किस में डीके हो जाएगा? प्रोटॉन में। लेकिन प्रोटॉन फ्री स्टेट में स्टेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? वो कभी भी डीके नहीं होता अपने आप, क्योंकि अपने आप डीके करने के लिए इसको क्या चाहिए? मतलब ये इक्वेशन करने के लिए इसे क्या लगेगी? एनर्जी, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो एनर्जी इस न्यूट्रॉन के मास में कन्वर्ट होगी। इज दैट क्लियर? न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन क्यों अनस्टेबल है, इस चीज ने फिर इस थॉट को डेवलप किया आगे जाके कि न्यूट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, हम पढ़ेंगे वो दूसरे वाले सेगमेंट में कि कैसे ये थॉट प्रोसेस है। चलिए, ये हो गया क्लियर? बोलो। इसके बाद लास्ट एक बार बस और मुझे खत्म करने दो, फिर हम ओपन टू ऑल क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी जान पूछ के मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, जितना जितना आपके बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना उतना बता रहा हूँ। गामा डी के क्या होता है, सीबीएसई के लिए जितना जरूरी है, मेंस के लिए जितना जरूरी है, उतना उतना डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज गामा डी के? गामा डी के क्या होता है बताओ? ये देखा गया कि न्यूक्लियस के भी चारों तरफ रेडिएशंस आ रहे हैं बाहर। एटम के चारों तरफ तो आ ही रही थी, एटम के चारों तरफ रेडिएशन किसकी वजह से आ रही थी बताओ? एटम के चारों तरफ रेडिएशन किसकी वजह से आ रही थी? क्या रीजन था? एक एटम रखा हुआ है कहीं, हाइड्रोजन एटम, उसको बाहर से हम विजुलाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं रेडिएशंस आ रहे हैं, वो जो बन रही थी स्पेक्ट्रम कलरफुल, याद आया? उसका रीजन क्या था? क्यों रेडिएशन बन रही थी एटम के चारों तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहे थे। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं तो रेडिएशन निकलती है, वो हमें दिखाई देती है, हम उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन हटा लिया, केवल क्या पकड़ रखा है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर भी जब हमने एनालाइज किया तो रेडिएशन आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? समझे आप? तो ये माना गया कि एक एटम से जो रेडिएशंस बाहर आ रही हैं वो दो तरह की हैं। एक रेडिएशन तो है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से बन रही है, और एक रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी की, बहुत, ये रेडिएशन की एनर्जी किस ऑर्डर की है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्हीं रेडिएशन के बीच में कुछ रेडिएशन और डिटेक्ट हुई जो बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन थी, जिसका ऑर्डर आपका कितना था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लोग ये समझ गए कि ये
इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से तो नहीं है। ये किसके ट्रांजिशन से है? किसी और चीज के ट्रांजिशन से, कोई और रीजन है इसका। बाद में पता चला ये किससे निकल रही हैं? न्यूक्लियस से। तो फिर लोगों ने इसको स्टडी किया, तो क्वांटम फिजिक्स में पता चला कि न्यूक्लियस की भी अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होते हैं। न्यूक्लियस की भी अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो रेंडमली नहीं है, वो भी किस तरीके से कितनी एनर्जी रख रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि इस न्यूक्लियस की एनर्जी स्टेट क्या है। इसको आप पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में, अगर आप आगे चल के पढ़ते हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल, जिसमें आप न्यूक्लियस के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पढ़ते हैं। ठीक, अभी 12th में केवल इतना समझना है आपको कि न्यूक्लियस भी अलग अलग एनर्जी स्टेट में रह सकता है। ठीक है, और जब एक एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट से न्यूक्लियस दूसरी लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी। और ये जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं न्यूक्लियस की, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं। इज दैट क्लियर? तो जब न्यूक्लियस एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आता है तो वो जो रेडिएशन इमिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? गामा रेडिएशन। क्या बोलते हैं? गामा रेडिएशन। इज दैट क्लियर? बोलो। तो ये इसको बोलते हैं गामा डी के। तो कभी अगर ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स जेड स्टार, इसका मतलब ये अगर कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे लिख दिया गामा डी के, इसका मतलब क्या है? कि ये न्यूक्लियस अभी हायर एनर्जी स्टेट में है, और जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो देखो एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ए और जेड में कोई चेंज नहीं हुआ, ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, बस वो जगह चेंज कर चुके होंगे अपनी अपनी, जिसकी वजह से इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई? चेंज। और फिर जो एनर्जी निकली उसे हमने बोला गामा रे। ये बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, फोटोन होते हैं। क्या होते हैं ये? फोटोन। क्या होते हैं? फोटोन। हाई एनर्जी फोटोन, पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट, आयनाइजेशन पावर लोएस्ट। आयनाइजेशन क्या होता है? मान लो मैंने किसी पे गामा रेडिएशन फेंका, अब वो गामा रेडिएशन किसी एटम पे डाली मैंने, अगर गामा रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी है, बहुत पेनिट्रेटिंग है, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रही, सीधी निकल जाएगी। तो किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट ही नहीं की, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगी। तो आयनाइजेशन पावर का मतलब क्या होता है? कोई रेडिएशन किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दे इजीली तो हम कहेंगे आयनाइजेशन पावर ज्यादा है। लेकिन जो इसमें बिजी हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, वही एनर्जी लॉस कर गया। तो जिसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है उसकी आयनाइजेशन पावर कम होती है। तो जो गामा रे हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, तेजी से निकलते हैं। आयनाइजेशन पावर क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? ये आपका सिलेबस था रेडियो एक्टिविटी का, जो मिनिमम रिक्वायर्ड आपको पढ़ना है। अब मैं आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ भेज रहा हूं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस सोच के आने हैं। गामा रे जब एक न्यूक्लियस अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, नहीं ऐसा नहीं, जनरली क्या होता है, जैसे ये कोई न्यूक्लिया, ये ए एक्स जेड, ठीक, इसने क्या किया? पॉजिटिव बीटा डीके किया, तो ये वाई में कन्वर्ट होगा, कुछ बनेगा यहाँ पर। ये जो वाई बनता है बीटा डीके के बाद या अल्फा डीके के बाद, ये शुरुआत में एक्साइटेड स्टेट में होता है। वाई अपनी किस स्टेट में होता है? एक्साइटेड स्टेट में। फिर ये अपनी नॉर्मल स्टेट में जाता है और क्या निकालता है? गामा डीके। तो गामा डीके जनरली अल्फा या बीटा के बाद ही मिलेगा आपको, समझिए। गामा डीके कोई न्यूक्लियाई अल्फा या बीटा से बना
जब वो बनता बनता है उस समय वो अनस्टेबल होता है, हायर एनर्जी स्टेट में होता है। फिर वो क्या करता है, और थोड़ी सी फोटोन वोटोन निकाल के फाइनली किस में आता है, स्टेबल स्टेट में। ठीक, चलिए ये हो गया आपका सारा। इसमें न्यूक्लियस तो खुद ही एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होता है। जब वो बीटा डीके से बनता है तब उसमें एनर्जी ऑलरेडी होती है बीटा डीके की प्रोसेस के दौरान। समझे? चलिए सुनिए इधर। अब जैसे ये आपने पढ़ लिया, इतना ही है, इतने फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे अपने जेई मेंस में और एडवांस में, जितनी थ्योरी आपने पढ़ी। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आप चाहो तो नोट करो, निकालो पेज। ये दूसरा सेगमेंट है। कितना टाइम है लेक्चर हमारे पास? कितना टाइम है? घड़ी लगी है इसमें? ऊपर होली है। चलिए, तो ये अब कुछ क्वेश्चंस में लिख के भेजूंगा आपको ग्रुप पे, आप उन्हें पता करना भाई। ठीक है, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम कल डिस्कस करेंगे। कल का होमवर्क सुनिए। कल का होमवर्क क्या है, ध्यान सुनिए। एटम के मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू कर लिए आपने? कर लिए? जो आज आए हैं क्लास में, एटम के मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू आपके रेडी होने चाहिए। उनके जो डाउट्स हैं वो आप ग्रुप पे भेजें। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं की है, जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई प्लस मेंस, वो एटम की एनसीईआरटी खत्म करें, एटम और न्यूक्लियाई की। ठीक है, न्यूक्लियाई की एनसीईआरटी अब आप कर सकते हैं, एटम की भी एनसीईआरटी अब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूर करना है जो सीबीएसई को पॉइंट ऑफ व्यू मान के कर रहे हैं। ठीक, कल हम लोग मिलते हैं फिर। बंद कर दीजिए इसको।